Friends, once again welcome on our YouTube channel. Today, in classical mechanics, we will discuss about principle of virtual work. क्लासिकल मैकेनिक्स के आज के लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे. In this lecture, we will discuss about principle of virtual work, basic problem with the constant forces, and Lagrange's equation of motion of the first kind. तो आज के हमारे इस लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है. लास्ट लेक्चर में हमने कांस्टेंट फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था. नाउ कांस्टेंट फोर्सेस के साथ में अगर किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसके बारे में, एंड साथ में हम लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. So first of all, principle of virtual work. Before moving to principle of virtual work, what is virtual displacement? क्योंकि virtual work में हमको virtual displacement की रिक्वायरमेंट होगी, तो virtual displacement क्या होता है? An imaginary displacement which is consistent with the constant relation at a given instant is called a virtual displacement without allowing the real time to change. तो रियल टाइम हमारा चेंज नहीं हो रहा है. इट मीन्स इमेजिनरी टाइम की हम बात कर रहे हैं या एक मोमेंट के अंदर हम बात कर रहे हैं. सो दिस इज एक्चुअली एन इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट. यह वास्तव में इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट है जो कांस्टेंट रिलेशन से रिलेटेड है, कांस्टेंट रिलेशन के संगत है. तो किसी गिवन इंस्टेंट पर जो इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट होगा जिसमें रियल टाइम हमारा चेंज नहीं होता है, उस इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट को हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. अ वर्चुअल इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स आई इक्वल टू डी एक्स आई एट dt इक्वल टू 0. तो टाइम हमारा रियल में चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स चेंज इन टाइम इज 0. तो 0 टाइम में जो हमारा इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, उस इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट को हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स आई. So delta xi is equal to dxi at dt equal to 0. Now virtual work. अब वर्क हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्चुअल हो, सो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होगा वो हमारा वर्चुअल वर्क होगा. The work done by any force on a particle due to its virtual displacement is called a virtual work. So virtual displacement के कारण किसी फोर्स द्वारा जो वर्क होगा, जो किया गया कार्य होगा, that work is known as
वर्चुअल वर्क। So virtual work delta W equals to F dot delta R. Here delta R is virtual displacement. If F is the vector sum of the constant force and applied force, so F is the total force and this is actually the vector sum of constant force and applied force. So applied force F applied and constant force F का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, वो हमारा F है। So F is equal to constant force plus applied force. So small f हमारा constant force है, जबकि F applied is the applied force and this is the total force which is the sum of constant force and applied force. And delta R is virtual displacement. So delta R हमारा virtual displacement and capital F total force. So virtual work हो जाएगा F dot delta R. Now principle of virtual work. अब वर्चुअल वर्क हमने डिफाइन कर लिया है कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के कारण जो फोर्स द्वारा वर्क होगा, दैट वर्क इज नोन एज वर्चुअल वर्क। नाउ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, द टोटल फोर्स फॉर अ सिस्टम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो अगर कोई सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू कंस्टेंट फोर्स प्लस अप्लाइड फोर्स विल बी 0। सो टोटल फोर्स की वैल्यू स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम है उसके लिए 0 होगी। Here small f is the total constant force. So यहां पर हमारा small f total constant force है। Now the virtual work. अब virtual work का फॉर्मूला डेल्टा W इक्वल्स टू F डॉट डेल्टा R and F is constant force plus applied force। तो इस F की जगह हम F प्लस F अप्लाइड रखते हैं। सो डेल्टा W इक्वल्स टू F डॉट डेल्टा R इज इक्वल टू 0 एंड इस F को अगर स्मॉल f प्लस F अप्लाइड कंस्टेंट फोर्स प्लस अप्लाइड फोर्स से रिप्लेस करें, देन डेल्टा W इक्वल्स टू डेल्टा W हमारा ये था, F हमारा ये था। तो ये वैल्यू अगर हम यहां पर रखें, देन डेल्टा W इक्वल्स टू F प्लस F अप्लाइड डॉट डेल्टा R एंड इट्स वैल्यू इज 0। अब ब्रैकेट को ओपन करो, सो दिस विल बी F डॉट डेल्टा R प्लस F अप्लाइड डॉट डेल्टा R इज इक्वल टू 0। This is the work done by constant force and this is the work done by applied force. So constant force के कारण जो वर्क होगा, जो वर्चुअल वर्क होगा, वो F डॉट डेल्टा R होगा एंड अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्चुअल वर्क है या जो वर्क है, दैट वर्क इज F applied dot delta R. Since delta R is virtual displacement, so these work will be virtual work. If the virtual work done by the constant force is 0, यदि constant force के कारण virtual work 0 हो and constant force के कारण वर्क हमारा क्या है? F dot delta R. F means constant force.
सो इसकी वैल्यू 0 है, इट मीन्स F डॉट डेल्टा R इक्वल टू 0. So this is the work done, or this is the virtual work done by the constant force and its value is 0. Now ये वैल्यू हम यहां पर रखें. So the virtual work done by the applied force on a system in static equilibrium. इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम का अप्लाइड फोर्स के कारण जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो क्या आ जाएगा, F अप्लाइड डॉट डेल्टा R. सो डेल्टा WA इक्वल टू F अप्लाइड डॉट डेल्टा R. अब ये 0 है एंड हमने कहा है टोटल वर्क हमारा 0 है. इट मीन्स the virtual work done by the applied force on a system in equilibrium will be 0. So ये वर्क डन भी हमारा 0 होगा for a system of n particles. अब अगर n पार्टिकल सिस्टम हम लें तो क्या होगा, डेल्टा WA means virtual work done by the applied force is equal to sigma I equals to 1 to n Fi applied dot delta Ri is equal to 0. This is the virtual displacement of ith particle and it represents the applied force on ith particle. So total work done हमारा हो जाएगा सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Fi अप्लाइड डॉट डेल्टा Ri. एंड सिस्टम अगर हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है सो डेल्टा WA इज इक्वल टू 0. नाउ ये वैल्यू अभी हमने निकाली है. Thus for a system of particle in static equilibrium the work done by all the applied forces should vanish, provided that the virtual work done by all the constant forces vanishes. इस प्रकार स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए सारे अप्लाइड फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होगा वो हमारा वैनिश होगा, 0 होगा. एंड कंडीशन क्या है, द वर्चुअल वर्क डन बाय ऑल द कंस्टेंट फोर्सेस वैनिशेस. सो अगर सारे कंस्टेंट फोर्सेस के कारण वर्चुअल वर्क डन हमारा 0 हो, वर्चुअल वर्क डन वैनिश हो, देन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम the work done by all the applied forces should vanish. So अगर constant forces के कारण virtual work done हमारा 0 हो तो static equilibrium में सिस्टम के लिए सारे applied forces के कारण जो वर्क होगा वो 0 होगा. And this is called the principle of virtual work. और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है. नाउ वी डिस्कस अबाउट अ प्रॉब्लम. तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. दिस इज द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2. And these two masses are tightly wound with a string and this string is revolving on a pulley. तो यहां पर हम एक दो पार्टिकल से मिला हुआ एक सिस्टम लेते हैं जिसमें पार्टिकल के मासेस m1 एंड m2 हैं और ये जो मासेस हैं ये एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, एक डोरी से बंधे हुए हैं.
एंड दिस स्ट्रिंग रिवॉल्व ऑन अ पुली, और ये जो रस्सी है, ये जो डोरी है, ये इस पुली या घिरनी पर रिवॉल्व करती है, घूमती है। इन फिगर टू ब्लॉक्स हैविंग masses m1 and m2 and a string of length l is connected by them। सो फिगर में हमने दो ब्लॉक दिखाए हैं। इन ब्लॉक के मासेस m1 एंड m2 हैं, एंड ये जो मासेस हैं ये एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ l है। दिस इज द केस ऑफ स्क्लेरोनोमिक, होलोनोमिक, बाइलेटरल एंड कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट। तो ये जो हमारा केस है, ये केस हमारा स्क्लेरोनोमिक है, होलोनोमिक है, बाइलेटरल है एंड कंजर्वेटिव कंस्ट्रेंट का एग्जाम्पल है। हियर वी नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन ड्यू टू पुली। अब अगर स्ट्रिंग पुली के ऊपर रिवॉल्व करती है, अगर डोरी या रस्सी इस पुली पर घूमती है या रिवॉल्व करती है, तो इस पुली के कारण जो फ्रिक्शन होगा, जो घर्षण होगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। सो क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है पुली पर रिवॉल्व कर रही है, तो डेफिनेटली वहां पर कुछ फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन को हम यहां पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नाउ xm1 is the displacement of particle m1 and xm2 is the displacement of particle m2। सो m1 हमारे नीचे की तरफ एंड m2 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। Now the acceleration of blocks without involving virtual work। सो अगर हम वर्चुअल वर्क को इन्वॉल्व नहीं करें, तो उस केस में ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, एंड टोटल मास जो सिस्टम का है वो m1 प्लस m2 है। सो एक्सेलरेशन अगर निकालोगे ब्लॉक का विदाउट इन्वॉल्विंग वर्चुअल वर्क, सो वो क्या आएगा, x m1 डबल डॉट is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g। सो फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू इस ब्लॉक के लिए ये निकालते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स m2 डबल डॉट, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। हियर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है उसको हमने स्मॉल g कहा है। नाउ एक्स m1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स m2 डबल डॉट, ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। हियर एक्स m1 एंड एक्स m2 आर मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ पुली। तो ये हमारी पुली, इस पुली के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, उस लाइन से या उस हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम ब्लॉक की पोजीशन मेजर करते हैं। सो हियर एक्स m1 एंड एक्स m2 आर मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ पुली। तो पुली के सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पास हो रहा है, उस प्लेन से हम एक्स m1 एंड एक्स m2 को मेजर करते हैं। फॉर अ स्टैटिक सिचुएशन, अब अगर ब्लॉक अपनी पोजीशन पर रहे,
मीन्स ना तो M2 ऊपर जाता है ना M1 नीचे आता है। सो स्टैटिक सिचुएशन में क्या होगा, XM1 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस XM2 डबल डॉट इज इक्वल टू 0। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी और M1 इक्वल टू M2। नाउ बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क निकालें तो हम चेक करते हैं कि इस कंडीशन में भी M1 इक्वल टू M2 आता है या नहीं आता है। नाउ कंस्ट्रेंट, सो इस प्रॉब्लम के लिए कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ XM1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ XM2 इज इक्वल टू L। सो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमको स्ट्रिंग की टोटल लेंथ मिलती है। सो दिस विल बी इक्वल टू L। नाउ द वर्चुअल एंड रियल डिस्प्लेसमेंट्स आर वन एंड सेम। यहां वर्चुअल एंड रियल डिस्प्लेसमेंट हमारे एक ही हैं और दोनों सेम हैं। Also, a displacement of one block causes an equal and opposite displacement of the other block. So, एक ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट के कारण दूसरे ब्लॉक को इक्वल अमाउंट में एंड अपोजिट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सो अगर एक का डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो दूसरे का डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, तो जितना एक नीचे की तरफ जा रहा है उतना ही दूसरा ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक के डिस्प्लेसमेंट के कारण दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट डिस्प्लेसमेंट मिलता है। फॉर वर्चुअल वर्क बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा था अप्लाइड फोर्सेस के कारण जो वर्चुअल वर्क होगा वो हमारा 0 होगा। सो फॉर वर्चुअल वर्क बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 0, XM1 प्लस XM2 इक्वल टू L, जो अभी हमने लिया था। सो M1G डेल XM1 माइनस M2G डेल XM2 इक्वल टू 0, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल वर्क की बात कर रहे हैं। सो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे एंड M1 पर जो फोर्स नीचे लगेगा वो फोर्स हमारा M1G एंड M2 पर फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगा वो हमारा माइनस M2G। सो फॉर वर्चुअल वर्क बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 0, M1G डेल XM1 माइनस M2G डेल XM2 इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल वर्चुअल वर्क हमारा 0 है तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया है। अब G से G कैंसिल हो जाएगा एंड डेल XM1 एंड डेल XM2 की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि यहां पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और हमने पहले ही कहा है कि जितना M1 नीचे आएगा उतना ही M2 ऊपर जाएगा। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। सो ये भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। इट मींस M1 माइनस M2 इक्वल टू 0 और M1 इक्वल टू M2। Thus, the virtual work done by the constant forces is 0। इस प्रकार कंस्टेंट फोर्सेस के कारण जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो भी हमारा 0 होगा। नाउ बेसिक प्रॉब्लम विथ द कंस्टेंट फोर्सेस। अब अगर किसी प्रॉब्लम को हम कंस्टेंट फोर्सेस यूज करके सॉल्व करना चाहें तो बेसिक प्रॉब्लम क्या होंगी वो यहां पर हम डिस्कस करते हैं।
So basic problem with the constraint forces. For one particle motion under a general velocity constant relation. So general velocity constant relation में अगर कोई वन पार्टिकल मूव करता है, सिंगल पार्टिकल सिस्टम मूव करता है, तो constant relation होगा G is a function of R I dot T and this constant will be 0. So this is the constant relation for one particle motion under a general velocity. So ये हमारा velocity dependent constant है क्योंकि I dot का function हमारा G है. Now from Newton's laws of motion. So न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से क्या मिलता है हमको? mr डबल डॉट इज इक्वल टू F अप्लाइड प्लस कंस्टेंट फोर्स, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है और F का मतलब टोटल फोर्स, एंड टोटल फोर्स मीन्स सम ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड कंस्टेंट फोर्स. एंड ma से यहां पर हमने लिख दिया है mr डबल डॉट. सो फ्रॉम Newton's second law of motion, mr double dot is equal to F applied plus force of constraint. Here F is constraint force. This equation is set of three scalar equations, and equation 1 is a single scalar equation. So this is single scalar equation. और ये जो इक्वेशन है दिस इज सेट ऑफ थ्री स्केलर इक्वेशंस. एक हमारा ये है, एक ये है और एक ये है. सो दिस इज अ सिंगल स्केलर इक्वेशन, वेयर एज इक्वेशन 2 मीन्स दिस इक्वेशन इज अ सेट ऑफ थ्री स्केलर इक्वेशंस. इट मीन्स यहां पर 4 स्केलर इक्वेशन हमको मिलती हैं. देयरफॉर वी हैव टोटल 4 इक्वेशंस. इस प्रकार यहां हमारे पास में कुल 4 इक्वेशन है, 4 इक्वेशंस हैं. एंड द नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू 3 फंक्शंस x, y, t प्लस 3 कंपोनेंट ऑफ f. सो अननोन क्वांटिटी कितनी हो गई? x, y एंड z, ये हमारे 3 फंक्शंस. सो 3 अननोन क्वांटिटी यहां से मिल गई प्लस 3 कंपोनेंट ऑफ f. कंस्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट. सो टोटल अननोन क्वांटिटीज आर 6. तो टोटल अननोन क्वांटिटी हमारे 6 है एंड वी हैव ओनली 4 इक्वेशंस, जबकि हमारे पास में यहां केवल 4 इक्वेशन है. So unknown quantities are 6 and we have only 4 equations. It means we cannot get the unique solution of each unknown quantity. So number of unknown is 6. Thus we have 4 equations with 6 unknown. So यहां पर हमारे पास में 6 unknown quantity and 4 equations हैं. This does not provide a unique solution. So अगर इन इक्वेशन को हम सॉल्व करें, so unknown quantity का हमको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, unknown quantity की यूनिक वैल्यू हमको नहीं मिलेगी. Now Lagrange's equation of motion of the first काइंड. अब लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां पर डिस्कस करते हैं. सो लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द फर्स्ट काइंड. लेट अ कंस्टेंट बी नॉन होलोनोमिक. अब हम नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट लेते हैं. नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट मीन्स अ कंस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. Let h equal to
dg by dt. Here g is a constraint. So g is a function of r, I dot and t. So g equal to 0. And h is equal to dg by dt. So h will be function of r, I dot, r double dot t. So h हमारा पोजीशन का फंक्शन होगा, वेलोसिटी का फंक्शन होगा, एक्सेलरेशन का फंक्शन होगा एंड टाइम का फंक्शन होगा. नाउ g का हमको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है एंड g इज द फंक्शन ऑफ r, I डॉट एंड t. सो अगर इसका हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो क्या आएगा? पहले टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करें, तो डेल जी बाई डेल टी. अब आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, तो डेल जी बाई डेल आर एंड आर का डिफरेंशियल आर डॉट प्लस आर डॉट के रेस्पेक्ट में करते हैं, so del g by del r dot into r double dot and this is equal to 0 क्योंकि ये हमारा 0 है. Since del g by del t, del g by del r and del g by del r dot does not contain r double dot. अब ना तो इसमें r डबल डॉट है, न इसमें r डबल डॉट है और न ही डेल जी बाई डेल आर डॉट में r डबल डॉट है. सो अगर h का हम r डबल डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो वो क्या आएगा? ये 0, ये हमारा कांस्टेंट है एंड r डबल डॉट का 1 हो जाएगा. सो डेल h अपॉन डेल r डबल डॉट इज इक्वल टू डेल जी बाई डेल आर डॉट. सो यहां से अगर r डबल डॉट के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करें, सो डेल h अपॉन डेल r डबल डॉट इज इक्वल टू डेल g बाई डेल r डॉट. इट मींस h डिपेंड linearly on r double dot and r double dot means total acceleration of the particle. So h total acceleration of the particle के linearly depend करता है. So h depend linearly on r double dot. If the constraint were holonomic, अभी हमने नॉन होलोनोमिक लिया था, अब अगर कंस्ट्रेंट हमारा होलोनोमिक हो, होलोनोमिक मीन्स वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, सो जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम. ये वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है एंड h इक्वल टू 0. नाउ h इक्वल टू d2g by dt2 and this will be equal to d by dt of dg by dt and g is the function of r and t. so dg by dt अगर निकालें तो वो क्या आएगा? डेल g by डेल t प्लस डेल g by डेल r इंटू r डॉट. तो पहले टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे फिर r के रेस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि हम एक्चुअल में टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए r का भी वापस डिफरेंशियल करेंगे तो r डॉट आएगा. सो dg बाई dt है हमारा डेल g बाई डेल t प्लस डेल g बाई डेल r इंटू r डॉट. अब इसका फर्दर टाइम के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशियल करना है. सो d बाई dt ऑफ डेल g बाई डेल t प्लस डेल g बाई डेल r इंटू r डॉट. सो अब टाइम के रेस्पेक्ट में इसका टोटल डिफरेंशियल करें तो वो क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ डेल जी बाई डेल टी प्लस d बाई डी टी ऑफ डेल जी बाई डेल आर आर डॉट. एंड g हमने कहा है पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन है, तो पहले हम टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर r के रेस्पेक्ट में करेंगे एंड r का r डॉट आ जाएगा. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वो क्या आता है? डेल टू जी बाई डेल टी टू प्लस डेल बाई डेल आर ऑफ डेल जी बाई डेल टी एंड हमने r के रेस्पेक्ट में किया है
जबकि हमको टी के रेस्पेक्ट में करना है, सो डेल आर बाई डेल टी प्लस, अब इसका करोगे सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लेते हैं। सो पहले डेल जी बाई डेल आर का करते हैं एंड आर डॉट कॉन्स्टेंट, और फिर आर डॉट का करेंगे एंड डेल जी बाई डेल आर कॉन्स्टेंट। सो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल जी बाई डेल आर एंड आर डॉट हमारे लिए कॉन्स्टेंट प्लस डेल जी बाई डेल आर एंड आर डॉट का करोगे सो डेल आर डॉट अपॉन डेल टी, और ये क्या हो जाएगा आर डबल डॉट। सो डेल टू जी बाई डेल टी टू प्लस डेल टू जी अपॉन डेल आर डेल टी, जो ये आ गया, एंड ये हो जाएगा आर डॉट प्लस डी बाई डी टी ऑफ डेल जी बाई डेल आर डॉट, ये एज इट इज, एंड डेल जी बाई डेल आर, और इसका हो जाएगा आर डबल डॉट। अब यहां पर ये टर्म और ये टर्म, ये सारी आर डबल डॉट पर डिपेंड नहीं करती हैं, केवल ये वाली टर्म हमारी आर डबल डॉट पर डिपेंड करेगी। सो दिस टर्म डज नॉट कंटेन आर डबल डॉट। सो अगर h का हम आर डबल डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो वो क्या आ जाएगा, डेल h अपॉन डेल आर डबल डॉट इज इक्वल टू डेल जी बाई डेल आर। सो डेल h अपॉन डेल आर डबल डॉट इज इक्वल टू डेल जी बाई डेल आर। नाउ अभी हमने ये इक्वेशन निकाली है, सो h अगेन लीनियरली रिलेटेड टू आर डबल डॉट। सो h इस कंडीशन में भी हमारा आर डबल डॉट के लीनियरली रिलेटेड है। सो इन holonomic constraint we get this relation, whereas in non-holonomic case we get this relation, means del h upon del r double dot is equal to del g by del r dot in case of non-holonomic constraint, whereas in case of holonomic constraint del h upon del r double dot is equal to del g by del r. Thus both del h upon del r double dot, यहां पर मैंने r डबल डॉट की जगह r डबल डैश लिखा है, जो एक्चुअल में r डबल डॉट आपको लिखना है। सो दस बोथ del h अपॉन del r डबल डॉट मीन्स ये वाला एंड ये वाला आर वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, टाइम एंड पोजीशन का वेक्टर फंक्शन है, and they are also the function of r dot, ये हमारा वेलोसिटी का भी फंक्शन है। इफ द कंस्ट्रेंट इज नॉन होलोनोमिक, अगर कंस्ट्रेंट हमारा नॉन होलोनोमिक है तो उस केस में ये हमारा वेलोसिटी का भी फंक्शन होगा, r डॉट का भी फंक्शन होगा। ऑल्सो h इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन r डबल डॉट। सो h हमारा r डबल डॉट पर लीनियरली डिपेंड है, एक्सीलरेशन पर लीनियरली डिपेंड है। सो h इक्वल टू dg by dt इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिलेशन फॉर नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, एंड इन होलोनोमिक केस h इक्वल टू d2g by dt2 equal to 0. So this is for holonomic constraint. So non holonomic के लिए हमारे पास में ये रिलेशन होगा एंड holonomic के लिए ये रिलेशन होगा। Now h equal to dg by dt equals to 0 and h equal to d2g by dt2 equal to 0. ये हमने नॉन होलोनोमिक के लिए कहा है और ये हमने होलोनोमिक के लिए कहा है। These two equations are additional constant equation on the total acceleration. So total acceleration पर यहां पर हमको दो एडिशनल इक्वेशन मिल रही है, एक हमारी ये है और एक ये है। So here we get two additional constant equation on the total acceleration. सो जनरल फॉर्म आ जाएगा
0 equal to some function of r dot and t, some function of position, velocity and time plus del h upon del r double dot into r double dot. So constant force F must be parallel to del h upon del r double dot. So F हमारा del h upon del r double dot के पैरेलल होना चाहिए. So F is equal to lambda del h upon del r double dot, क्योंकि हमने कहा है कि कंस्टेंट फोर्स हमारा del h upon del r double dot के पैरेलल है. So F must be lambda del h upon del r double dot, and this is known as undetermined multiplier. Here lambda is unknown scalar. Lambda हमारा unknown scalar है. And since g is a function of r dot and t, ये आपको दिया हुआ है. So h और f are known except for lambda. So केवल हमको lambda पता नहीं है, पर यहां से हमको f की वैल्यू मिल जाएगी. So there are 4 unknown and 4 independent equations giving simultaneous solution for r. So यहां पर हमारे पास में 4 unknown quantity है and 4 independent equation है. So f is uniquely determined, इसलिए f हमारी यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा या f की वैल्यू हमारी यूनिक होगी. सो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन. सो अगर अब हमको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है तो वो क्या होगी? एम आर डबल डॉट माइनस एफ अप्लाइड माइनस लेमडा डेल एच अपॉन डेल आर डबल डॉट इक्वल टू 0 फॉर होलोनोमिक वन पार्टिकल सिस्टम. सो वन पार्टिकल सिस्टम अगर लेते हैं, सो डेल एच अपॉन डेल आर डबल डॉट इज इक्वल टू डेल जी बाई डेल आर. सो इसकी जगह आप डेल जी बाई डेल आर रखो. सो एम आर डबल डॉट माइनस एफ अप्लाइड माइनस लेमडा डेल जी बाई डेल आर इक्वल टू 0. सो दिस इज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वन पार्टिकल सिस्टम हैविंग होलोनोमिक कंस्ट्रेंट. एंड फॉर नॉन होलोनोमिक one particle system, del h upon del r double dot is equal to del g upon del r dot. so इसको हम del g by del r dot से रिप्लेस कर देते हैं. so m r double dot minus f applied minus lambda del g by del r dot equal to 0. so these are Newton's equation of motion for one particle system. तो ये इक्वेशन अभी हमने दिखाई थी. एक हमने ये निकाली है और एक हमारी ये है. Above equations are called Lagrange's equation of motion of the first kind. तो ये जो हमारे पास में इक्वेशंस मिली हैं, इन इक्वेशंस को हम Lagrange's equation ऑफ फर्स्ट काइंड कहते हैं. हियर लैम्डा इज नोन एज लैग्रांजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर. यहां पर लैम्डा हमारा लैग्रांजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है. सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं. यहां पर हमने कंस्टेंट फोर्सेस के साथ में बेसिक प्रॉब्लम क्या होगी वो डिस्कस की है. साथ में हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डिस्कस किया है एंड एंड में हमने लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड भी डिस्कस की है. सो गुड बाय.